हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पक्सिनिया के लाइफ साइकिल के ऊपर है। तो प्रीवियस क्लास में पक्सिनिया के लाइफ साइकिल के अंदर जो 5 प्रकार के जो स्पोर्स बनते हैं, जिनमें से 3 पहले स्टडी कर चुके हैं और आखिरी वाले जो 2 हैं, पिक्निडियोस्पोर, एसियोस्पोर, उनको आज अपने डिटेल में इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पक्सिनिया का जो जीवन चक्र है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैसा होता है, हेट्रोसियस होता है। हेट्रोसियस का मतलब यह है अपनी जो जीवन अवधि है 2 अलग अलग प्रपोसियों के ऊपर व्यतीत करता है। प्रथम प्रपोसी इसका कौन सा है, वीट, गेहूं, और सेकंड जो प्रपोसी है वो क्या कहलाता है, बारबेरी, बारबेरी की पत्ती। ठीक है, तो 2 जो अलग अलग प्रपोसी के ऊपर ये अपना कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। और इसके जीवन चक्र में 5 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। मैं 5 के अभी नाम बता देता हूं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट यूरिडोस्पोर्स, फिर टेल्यूटोस्पोर, नंबर 3 पे बेसिडियोस्पोर, और नंबर 4 पे पिक्निडियोस्पोर्स, और 5 पे एसियोस्पोर्स। ठीक है, तो पिक्निडियो और एसियोस्पोर को छोड़कर इससे पहले वाले जो 3 प्रकार के स्पोर्स थे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उनमें आपको मैं ध्यान रहे रिपीट कर देता हूं कि जो यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर्स, ये तो गेहूं की पत्ती के ऊपर मिलते हैं या वीट के ऊपर मिलते हैं, और जो बेसिडियोस्पोर हैं वो सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अब ये चौथा और जो 5वां है, पिक्निडियोस्पोर्स एंड एसियोस्पोर्स, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये बारबेरी की पत्ती के ऊपर मिलते हैं या बारबेरी के प्लांट के ऊपर मिलते हैं, जो कि अल्टरनेट इसका होस्ट है। ठीक है, अब बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं पिक्निडियोस्पोर। तो इसमें आपने देखेंगे कि पक्सिनिया के अंदर जो पिक्निडियोस्पोर हैं वे कैसे बनते हैं और पिक्निडियोस्पोर से एसियोस्पोर कैसे बनते हैं। 5 प्रकार के जो स्पोर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि जो पिक्निडियोस्पोर है इसको 0 स्टेज भी बोलते हैं और एसियोस्पोर को फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। और यही जो एसियोस्पोर है ये किसको पैदा करेगी, एसियोस्पोर किसको बनाएगी, वापिस यूरिडोस्पोर जो कि सेकंड स्टेज है, यूरिडोस्पोर ही टेल्यूटोस्पोर को बनाएंगे जो कि थर्ड स्टेज है, और टेल्यूटोस्पोर ही बेसिडियोस्पोर को बनाएंगे जो कि 4th स्टेज है। तो पिक्निडियोस्पोर 0 स्टेज है और एसियोस्पोर फर्स्ट स्टेज है। तो अपन लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पिक्निडियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स दोनों ही जो बारबेरी का जो पौधा है, बारबेरी की जो पत्ती है, उसके ऊपर दोनों प्रकार की ही स्टेज मिलती है। ध्यान रहे, अलग से नोट कर लेना, ये जो डायग्राम है ये एक बारबेरी की पत्ती का डायग्राम है। आपको मालूम है कि जो पत्ती है, जो लीफ है, उसकी 2 सतह होती है, अपर एंड लोअर। ठीक है, जो अपर उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड और लोअर को बोलते हैं डोर्सल साइड। तो ये एक लीफ का काट है, एक पत्ती का काट है, ये इसकी अपर साइड है, ये इसकी लोअर साइड है। अपर साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड और नीचे वाली सरफेस को बोलते हैं डोर्सल साइड्स। तो बच्चों, जो पिक्निडियोस्पोर जो पिक्निडियल जो स्टेज है बारबेरी की पत्ती की अपर साइड पर मिलती है, और जो एसियोस्पोर स्टेज है या एसियल स्टेज है बारबेरी पत्ती की निचली सरफेस के ऊपर मिलती है यानी डोर्सल साइड में मिलती है। तो दोनों ही जो स्टेज हैं वो पत्ती की, दोनों ही जो स्टेज हैं जो बारबेरी की जो लीफ है उसी के अंदर ऊपर और नीचे दोनों ही स्टेज पाई जाती हैं। तो पिक्निडियोस्पोर का उद्भव कैसे होता है, तो अपन ने देखा कि जो यूरिडोस्पोर है वे टेल्यूटोस्पोर को जर्मिनेट करते हैं, वो ओरिजिन करते हैं, और टेल्यूटोस्पोर ही बेसिडियोस्पोर का ओरिजिन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है। अब क्या होगा कि जो बेसिडियोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर में बारबेरी पत्ती को संक्रमण करने की क्षमता होती है। बेसिडियोस्पोर में गेहूं की पत्ती को संक्रमण फैलाने की क्षमता नहीं होती। अब वो क्या करेगा, बारबेरी की पत्ती के ऊपर आ जाएगा या उसमें संक्रमण फैलाएगा। ठीक है, तो पत्ती के अंदर एंट्री करने
का जो रास्ता है वो पत्ती के ऊपर छोटे छोटे लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा मिलते हैं जिनको रंध्र बोलते हैं, और इन रंध्रों के माध्यम से लीफ के अंदर एंट्री कर जाते हैं। बच्चों जो बेसिडियोस्पोर हैं, आपको मालूम है बेसिडियोस्पोर में माइनस और प्लस दोनों अलग अलग स्ट्रेन के जो हैं स्पोर्स होते हैं, तो दोनों जब अलग अलग जर्मिनेट होंगे तो अलग अलग प्रभेद के यहाँ पर क्या होंगे, माइसीलियम बनाएंगे। तो अब ये जो बेसिडियोस्पोर हैं, बारबेरी की पत्ती की जो अपर साइड है और उसमें जो स्टोमेटा है उनके माध्यम से पत्ती के अंदर एंट्री कर जाएंगे, लीफ के अंदर जो टिश्यू हैं उनमें एंट्री कर जाएंगे और जो प्राइमरी माइसीलियम है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर जो माइसीलियम बनेगा वो कैसा होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा इसलिए यूनिन्यूक्लिएट होगा, इसको मोनोकैरियोटिक बोलेंगे। और एक ब्रांच यानी अत्यधिक शाखित एक कवकजाल बन जाता है, ठीक है। और यह जो पेरेन्काइमटस जो माइसीलियम है, कवकजाल है, एक घड़े जैसी, एक मटके जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पिक्नीडियम बोलते हैं। और इस पिक्नीडियम में 3 प्रकार की अलग अलग स्ट्रक्चर्स पैदा होती है। ये जो पिक्नीडियम है जो कि अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड पर जो पिक्नीडियम है, पिक्नीडियम के अंदर 3 अलग अलग प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पैदा होती है। तो बच्चों 3 अलग अलग प्रकार की जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन सी हैं, आप यहां पर देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पिक्नीडियम, जो एक मटके जैसी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक छिद्र है, यह छिद्र क्या कहलाता है, ओस्टियोल। यह छिद्र क्या कहलाता है, ओस्टियोल, ठीक है। ओस्टियोल के अंदर अपने देखें यानी पिक्नीडियम के अंदर देखें तो ये जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती हैं, सप्रमेशियोफोर। इसको क्या बोलते हैं, सप्रमेशियोफोर। इसको बोलते हैं आंचल बीजाणुधानीधर, आंचल बीजाणुधानीधर, सप्रमेशियोफोर। सप्रमेशियोफोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर सप्रमेशिया का निर्माण होता है जो कि गोल आकार के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर है सप्रमेशियोफोर, और सप्रमेशियो के ऊपर क्या होता है, जो सप्रमेशियम है जिनको पिक्नीडियोस्पोर भी बोलते हैं की फॉर्मेशन होती है। अब बच्चों नंबर 2 जो स्ट्रक्चर है वो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा जो स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफा। इनको क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव हाइफा, ठीक है। और नंबर 3 पर जो है वो है पैराफाइसिस। इनके बीच में अनेक लंबे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, तंतु जैसी संरचनाएं भी मिलती हैं जिनको पैराफाइसिस बोलते हैं। और ये कैसी होती हैं ये यानी इनके रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती, ठीक है, ये बंधे होती हैं, ठीक है। अब बच्चों जो सप्रमेशियोफोर है इनको अपने मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और जो रिसेप्टिव हाइफा है यह फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों इन दोनों में क्या होगा, जो पिक्नीडियोस्पोर है, ठीक है, जो सप्रमेशियोफोर के ऊपर जो गोल आकार के जो पिक्नीडियोस्पोर हैं, ठीक है, जब ये मैच्योर होंगे तो ये क्या करेंगे, इसकी भित्ति के ऊपर जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर ये क्या दबाव उत्पन्न करेंगे, प्रेशर उत्पन्न करेंगे, और दबाव के कारण इसका जो ओस्टियोल है वो खुल जाता है, ढक्कन जो खुल जाता है, और ये जो पिक्नीडियोस्पोर है यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब बच्चों इनमें क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करेंगे। कैसे कि ये जो पिक्नीडियोस्पोर हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो इनके ऊपर नेक्टर जिनको मकरंद बोलते हैं उसको चूसने के लिए इंसेक्ट्स आएंगे, तो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ ये जो पिक्नीडियोस्पोर हैं ये चिपक जाते हैं, ठीक है, और चिपक कर कहाँ चले जाते हैं, रिसेप्टिव हाइफा, जो कि एक फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करती है, ठीक है। तो अब क्या है, जो पिक्नीडियोस्पोर और रिसेप्टिव हाइफा इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी,
बीच में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। जब मैंने सेक्सुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की विभिन्न प्रकार की जो विधियां पढ़ते हैं, उनमें से एक विधि है स्पर्मेटाइजेशन। क्या है? स्पर्मेटाइजेशन। इसको बोलते हैं आंचल पुंगनु युग्मन, यानी आंचल पुंगनुओं का युग्मन होना। ठीक है, तो बच्चों ये जो पिक्निडियोस्पोर हैं, मैच्योर पिक्निडियोस्पोर हैं, इंसेक्ट्स की हेल्प से जो रिसेप्टिव हाइफा है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करती हैं, के संपर्क में आते हैं, और जहां पर ये संपर्क करते हैं और वहां की जो कॉमन वॉल है, भित्ति है, वे डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है। तो पिक्निडियो स्पोर के अंदर का जो न्यूक्लियस है, अंदर का जो न्यूक्लियस है वो रिसेप्टिव हाइफा के अंदर चला जाता है। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आंचल पुंगनु युग्मन के दौरान सिर्फ प्लाज्मोगेमी, जो इनका जीवद्रव्य है, उनका ही युग्मन होता है, उनका ही आपस में युग्मन होता है। यानी जो दोनों न्यूक्लियस हैं वो अब एक सेल के अंदर मिलेंगे। तो सेल कौन सी बन जाएगी? डाइकैरियोटिक सेल या डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि दोनों केंद्रकों का आपस में युग्मन नहीं होगा। युग्मन सिर्फ किसका होगा? युग्मन सिर्फ किसका होगा? साइटोप्लाज्म का। इसलिए इसको प्लाज्मोगेमी भी बोलते हैं, और ये जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ये विधि है। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि जो डाइकैरियोटिक जो स्टेज है, ठीक है, अब इसी बारबेरी लीफ की जो निचली एपिडर्मिस है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड में जो एसियल स्टेज है या एसियोस्पोर है, वे बनते हैं। डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम ही एसियोस्पोर को बनाते हैं। अब ये जो डाइकैरियोटिक जो स्पोर हैं, डाइकैरियोटिक जो स्पोर हैं, ये क्या करेंगे? यहाँ पर जर्मिनेट होकर एक नेट लाइक शाखित माइसीलियम की फॉर्मेशन करेंगे, और ये माइसीलियम कैसा होगा? डाइकैरियोटिक, यानी प्रत्येक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की संख्या है वो 2 होगी, और इसमें न्यूक्लियस की संख्या कितनी थी? 1, और यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 2। अब यहाँ पर जो ये डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर एकांतर क्रम में जो एसियो स्पोर है, एसियो बीजाणु है, उनका निर्माण होगा। बच्चों ये जो स्पोर्स हैं, इनके बीच बीच में वियोजिक छोटे आकार की सेल्स, वियोजिक सेल्स भी मिलती हैं, जनक्टर जिसको बोलते हैं, वियोजिक सेल। तो ये वियोजिक सेल क्या करती हैं? ये जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, तो वियोजक सेल इनको अलग अलग कर देती हैं। ठीक है, तो पत्ती की जो लोअर एपिडर्मिस है या डोर्सल साइड है, वहां पर एक मटके जैसी, गोल मटके जैसी, कुंभ जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जो कि क्या कहलाती है? एसिडियम, जो कि लीफ की डोर्सल साइड में बनती है। और एसिडियम को बनाने वाला जो माइसीलियम है वो कैसा है? डाइकैरियोटिक, यानी द्विकेंद्र की जो कवक जाल है वही एसिडियम को बनाएंगे, और एसिडियम के अंदर कुछ बेसल सेल्स बनेगी, और बेसल सेल्स के ऊपर एकांतर क्रम में वियोजक कोशिकाएं, और जो एसियोस्पोर हैं, एसियोस्पोर्स बनेंगे। अब ये जो एसियोस्पोर हैं, ये जो गोल आकार के जो द्विकेंद्र की जो एसियोस्पोर हैं, बच्चों इनमें बारबेरी की पत्ती को संक्रमण करने की क्षमता नहीं होती। अब ये एसियोस्पोर क्या करेंगे? गेहूं की पत्ती पर अटैक करेंगे, वहां पर संक्रमण फैलाएंगे। ये एसियोस्पोर्स हवा के माध्यम से गेहूं की पत्ती के ऊपर पहुंच जाएंगे, और पत्ती के ऊपर जो स्टोमेटा है, रंध्र हैं, उनकी हेल्प से पत्ती के अंदर चले जाएंगे, टिश्यू सेल्स के अंदर चले जाएंगे, और एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम को पैदा करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर पक्सिनिया के जीवन काल में, लाइफ साइकिल में जो 5 प्रकार के जो स्पोर्स बनते हैं, वे कंप्लीट हो जाते हैं।